हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज हम देखने जा रहे हैं फैंटास्टिक फोर, जो 2015 में आई थी। इस मूवी के 2 पार्ट पहले ही आ चुकी है, लेकिन स्टोरी सबका अलग अलग है, इसलिए समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। और हाँ, मूवी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हम ला सकें और भी ऐसे ही शानदार वीडियो आपके लिए। मूवी की शुरुआत एक क्लासरूम से होती है, जहां कुछ बच्चे अपने एम के बारे में स्पीच दे रहे हैं। सभी बता रहे हैं कि वह बड़े होकर क्या बनना चाहता है। उसी में से एक बच्चा होता है जिसका नाम रिचर्ड है। रिचर्ड बहुत मेहनती बच्चा है और सभी से अलग सोच रखता है इस दुनिया के बारे में। रिचर्ड एक टेलीपोर्ट मशीन बना रहा है, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह भेज सके, जैसे मैसेज या वीडियो को भेजा जाता है। वह बताता है कि इस मशीन पर काम भी कर रहा है और यदि एक बार टेस्ट कामयाब हो गया तो वह इंसानों को भी भेज सकता है। पर रिचर्ड की बात टीचर को बचकाना लगती है और वह फिर से उसे नए टॉपिक पर होमवर्क करके आने के लिए बोलता है। यही क्लास में एक और बच्चा था जिसका नाम बेन है। वह रिचर्ड के इस आइडिया से काफी प्रभावित होता है। नेक्स्ट रात में हम देखते हैं कि बेन के कबाड़ खाने में रिचर्ड कुछ चुराने के लिए आता है, जहां बेन उसे देख लेता है। बेन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर रिचर्ड कहता है कि दरअसल मेरी टेलीपोर्टेशन मशीन के लिए एक पावर कन्वर्टर की आवश्यकता है, और अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें वह मशीन दिखाऊंगा। बेन भी मशीन देखने के लिए उत्सुक था, इसलिए वह तैयार हो जाता है। वे दोनों पावर कन्वर्टर को लेकर जाते हैं और टेलीपोर्टेशन मशीन को शुरू करते हैं। रिचर्ड उसे टेस्ट करने के लिए एक टॉय कार को उस मशीन के बीचों बीच में रखता है और टेलीपोर्ट करता है, लेकिन जब टॉय कार को वापस बुलाया जाता है तो उसके जगह कुछ मिट्टी आता है। उन लोगों को लगता है कि जहां टॉय कार गई है वहीं से वह मिट्टी आई है, लेकिन वह टेलीपोर्टेशन मशीन इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि उस एक एक्सपेरिमेंट से पूरे शहर की बिजली गुल हो जाती है। अब कहानी 7 साल बाद दिखाया जाता है, जहां रिचर्ड और बेन दोनों अच्छे दोस्त हैं और उस दिन से लगातार उस मशीन पर काम करते आए हैं। वह दोनों एक साइंस फेयर में अपना वही मशीन को लेकर आए हैं, जहां ये लोग एक टॉय प्लेन को टेलीपोर्ट करता है और उसे वापस भी ले आता है। पर जजेस को लगता है कि ये लोग कोई मैजिक ट्रिक दिखा रहे हैं। वे यह यकीन नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने कुछ टेलीपोर्ट भी किया, इसलिए जज गुस्सा होकर उन दोनों को डिस्क्वालीफाई कर देता है, जिससे दोनों निराश हो जाता है। लेकिन होता यह है कि उसके मशीन पर नजर पड़ती है एक प्रोफेसर और उसकी बेटी सूजन की। यहाँ पता चलता है कि वे लोग भी एक टेलीपोर्ट मशीन पर पहले से काम कर रहे हैं। वह रिचर्ड को बताता है कि टॉय प्लेन जो तुमने कहीं भेजा था वह अर्थ पर नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया में भेजी थी। प्रोफेसर कहता है कि वे दोनों बैक्स्टर फाउंडेशन से आए हैं और रिचर्ड्स को स्कॉलरशिप देना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। दरअसल बैक्स्टर फाउंडेशन एक रिसर्च सेंटर होता है जहां मोस्टली यंग स्टूडेंट आते हैं अपने नए नए आइडियाज के साथ। रिचर्ड के पास मौका था अपने सपनों को साकार करने का, तो देर किस बात की वह पहुंच जाता है बैक्स्टर फाउंडेशन। साथ में बेन भी उसे छोड़ने के लिए वहां जाता है। इधर प्रोफेसर बोर्ड मेंबर से बात करता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए विक्टर की जरूरत है, जो कभी प्रोफेसर का स्टूडेंट हुआ करता था और इस प्रोजेक्ट पर वह पहले से काम कर रहा था। लेकिन विक्टर ने कुछ ऐसा कर दिया था जिससे उसे प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ना पड़ा था या उसे प्रोजेक्ट से निकाल दिया था। यहाँ तक कि उसे जेल जाने की नौबत भी आ गई थी। पर बोर्ड मेंबर विक्टर के टैलेंट को देखते हुए उसे प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए परमिशन ग्रांट कर देता है। अब प्रोफेसर विक्टर के पास जाता है और उससे वापस आने के लिए कहता है, लेकिन विक्टर वापस जाने से मना कर देता है क्योंकि वह अपने तरीके से काम करना चाहता था। उसे पसंद नहीं था कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर उस पर डाले। प्रोफेसर उसे कंफर्म करता है कि इस प्रोजेक्ट के बीच में कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। साथ ही विक्टर को पता चलता है कि सूजन भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, तो वह जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वह अंदर ही अंदर सूजन को पसंद करता है। यहाँ से हम रिचर्ड को एक बार फिर देखते हैं, जो रिसर्च हॉल में रहता है। उसे वहाँ सारा रिसोर्स मिलता है जिससे उसका मानव को टेलीपोर्ट करने का सपना साकार हो सकता था। तभी वहाँ सूजन आती है और रिचर्ड से कहती है कि जब तुमने पहली बार टेलीपोर्ट किया था तो टेलीपोर्ट मशीन का एनर्जी इतना बढ़ा दिया था कि उससे एक ब्लैक होल खुद सकता था जो पूरी दुनिया को निगल सकता था। यहाँ प्रोफेसर तीनों को इंट्रोड्यूस करवाता है और साथ में इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहता है। सूजी दिखाती है कि उसने एक ड्रोन को टेलीपोर्ट किया था जिससे उसे कुछ इमेजेस मिले हैं जो किसी दूसरी दुनिया की है और वहाँ अनंत ऊर्जा और नए संसाधन उपलब्ध हैं।
प्रोफेसर कहता है कि इससे हम पृथ्वी को खत्म होने से बचा सकते हैं, जिस पर विक्टर कहता है कि क्या करेंगे हम इस दुनिया को बचा के, जहाँ लोग अपने ही दुनिया को बर्बाद करने पर तुले हैं। ये लोग उस दुनिया को भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ हमें विक्टर की सोच के बारे में पता चलता है कि वह इस दुनिया के तौर तरीकों से निराश है, बट प्रोफेसर उन सभी को साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है ताकि एक नया इतिहास रचा जा सके। नेक्स्ट सीन में हम इस फिल्म के चौथे किरदार जॉन स्टॉक से मिलते हैं, जो प्रोफेसर का बेटा है और वह इलीगल रेसिंग करता है। इसलिए वह अपनी कार के इंजन को खुद से मॉडिफाई भी किया है ताकि वह रेस में जीत सके। लेकिन एक रेस के दौरान उसकी कार एक्सीडेंट कर जाती है और वह घायल हो जाता है। प्रोफेसर को जब उस रेसिंग के बारे में पता चलता है तो वह काफ़ी गुस्सा होता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें अब कार नहीं दूंगा। जॉनी कहता है कि वह कार मैंने खुद से बनाई है, प्लीज़ मुझे वह दे दो। जिस पर प्रोफेसर कहता है कि यदि तुम मेरे साथ लैब में काम करो तो मैं तुम्हें वह कार दे दूंगा। तो बेसिकली रिचर्ड, विक्टर और सुजन की टीम में अब जॉनी भी जुड़ चुका था। अब चारों मिलकर उस प्रोजेक्ट पर एज ए टीम काम करने लगते हैं और कुछ ही दिनों में मशीन बनकर तैयार हो जाती है। यहाँ एक बार सुजन और रिचर्ड आपस में कुछ मजाक कर रहे थे, जिसे विक्टर देख लेता है और काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करने लगता है। विक्टर रिचर्ड्स को सुजन से दूर रहने की चेतावनी तक दे डालता है। नेक्स्ट मशीन के एक्सपेरिमेंट को देखने के लिए सभी बोर्ड मेंबर आते हैं, जहां एक बंदर को टेलीपोर्ट किया गया और सेफली वापस भी लाया गया। सभी पूरे खुश हो जाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस अद्भुत खोज के लिए पूरी टीम की प्रशंसा करता है और कहता है कि इस मिशन के लिए अब नासा को ऑथोराइज किया जाएगा, मतलब पहले नासा के साइंटिस्ट को टेलीपोर्ट किया जाएगा। इस बात से विक्टर, रिच और जॉनी को काफ़ी बुरा लगता है। इन्हें लगता है कि ये लोग अगर पहली बार उस दुनिया में नहीं जाते हैं तो इतिहास इन्हें भुला देगी। जैसे दुनिया नील आर्मस्ट्रॉन्ग को जानती है, ना कि उससे जिसने चांद पर जाने के लिए अपोलो बनाया था और उसका सपना देखा था। इसलिए तीनों सबसे पहले चुपके से उसी रात को जाने के लिए फैसला करते हैं। रिचर्ड अपने बचपन के दोस्त बेन को भी बुलाता है, क्योंकि उन दोनों ने एक साथ कई साल इस मशीन पर काम किया था। इसलिए वह कहता है कि तुम्हें आज भी मेरा साथ देना होगा, मैं तुम्हारे बगैर यह सब नहीं कर सकता। न फाइनली रिच, बेन, जॉनी और विक्टर टेलीपोर्ट मशीन में बैठकर मशीन को ऑटो मोड में डालता है और अपने को लॉन्च कर लेता है। लेकिन सुजन तभी देखती है कि वहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। वह उन लोगों को रोकने का प्रयास करती है। तब तक वे लोग दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट हो चुके थे। ये दुनिया काफ़ी अजीब होता है, जहाँ चारों तरफ ग्रीन कलर का लावा निकल रहा था। जैसे ही वे लोग फ्लैग को गाड़ने का कोशिश करते हैं, वहाँ ज़मीन पर दरारें पड़ने लगती हैं। विक्टर आगे जाके लावा को करीब से देखना चाहता था, इसलिए वे लोग आगे बढ़ते हैं, पर जॉनी वहीं रुकता है और रस्सी बांध कर रखता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसे ऊपर खींच सके। तीनों वहाँ से नीचे उतरते हैं और लावा के करीब जाते हैं। विक्टर देखता है कि वह एनर्जी लाइव है, मतलब उसमें जान है और वह वेस्ट भी नहीं हो रहा है। विक्टर जैसे ही उसमें हाथ डालता है, एनर्जी अचानक एक्सप्लोड करती है और धरती फटने लगती है। वे लोग वहां से भागते हैं, पर वह एनर्जी रस्सी को गला देती है और विक्टर वहीं नीचे गिर जाता है। बाकी बचे लोग टेलीपोर्ट मशीन में बैठते हैं, लेकिन मशीन काम नहीं कर रहा था। इधर सुजन भी उन लोगों को वापस लाने के लिए प्रोग्राम लॉन्च करती है, पर इससे पहले कि वे लोग दूसरी दुनिया से वापस पृथ्वी पर आते, विद इन सेकेंड जॉनी के शरीर में आग लग जाती है और बेन के ऊपर तो पत्थरों की बरसात होने लगता है। और इसी क्षण वे लोग वापस आ जाते हैं, जहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और दूसरी दुनिया की एनर्जी का इफेक्ट उन सभी पर होता है। कुछ देर बाद रिचर्ड की आंख खुलती है तो वह देखता है जॉनी के बॉडी में पूरा आग लगा है। तभी उसको बेन का आवाज़ सुनाई देता है, जो पत्थरों के बीच दब गया था, पर वह रिचर्ड्स को नज़र नहीं आ रहा था। तभी रिचर्ड्स का नज़र अपना पैर पर जाता है, जो इलास्टिक की तरह काफ़ी लंबा खिंच था, जिसे देखकर वह शॉक हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। अब यहाँ से कुछ समय बीत चुका था और एक खुफिया जगह में इन सभी को निगरानी में रखा गया था और इनके ऊपर टेस्ट किए जा रहे हैं। रिचर्ड को काफ़ी टाइम के बाद होश आता है। हम देखते हैं कि रिचर्ड अब अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। वह अपनी बॉडी को नॉर्मल शेप में लाता है। तभी उसे दूसरे कमरे से बेन की आवाज़ सुनाई देती है। वह एयरवेंट के थ्रू बेन के कमरे तक पहुंचता है तो देखता है कि बेन का पूरा शरीर पत्थर का बन चुका है। वह बेन से वादा करता है कि मैं अभी जा रहा हूँ, पर तुम्हें लेने के लिए वापस ज़रूर आऊँगा और हम फिर नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद रिचर्ड उस खुफिया जगह से भाग जाता है। यहाँ सुजन को दिखाया जाता है जिसे गायब होने की पावर मिला है, जबकि जॉनी को फायर पावर मिला है, पर वे सभी अभी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हम उस विभाग के हेड को देखते हैं जिसका नाम हार्वी है। वह बेन के पास जाता है और उसे फिर से ठीक करने का वादा करता है,
बदले में बेन को भी उसकी सेना में मदद करना पड़ेगा, मतलब अब उसे यूएस आर्मी की तरफ से लड़ना होगा। अब 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है पेंटागन में। वही हार्वी एक स्पीच दे रहा है। वह बता रहा होता है कि बेन कैसे मैदान जंग में एक सुपर सोल्जर की तरह काम कर रहा है और बाकी 2 सब्जेक्ट को भी तैयार किया जा रहा है। मतलब ये लोग जॉनी और सुजन को भी सुपर सोल्जर बनने का ट्रेनिंग दे रहा था। सुजन अब खुद के साथ दूसरी चीजों को भी गायब कर सकती थी। वह बताता है कि इनकी ये खूबियां एक दूसरी दुनिया से मिली है, इसलिए उसका प्लान था कि वह टेलीपोर्ट मशीन को दोबारा बनाया जाए ताकि ये लोग दूसरी दुनिया में जाकर और सुपर सोल्जर बना सके और पूरी दुनिया पर राज कर सके। नेक्स्ट, हार्वे बेन के साथ साथ जॉनी को भी मिशन पर भेजने के लिए तैयार करता है, पर जॉनी के पिता नहीं चाहते थे कि उसके बेटे का कोई गलत इस्तेमाल करे, इसलिए प्रोफेसर जल्द से जल्द उस मशीन को पूरा करना चाहता था ताकि उसका इलाज दूसरी दुनिया में जाके ढूंढ सके। ये लोग उस दूसरी दुनिया का नाम प्लेनेट जीरो रखते हैं, लेकिन मशीन को रिचर्ड के बिना ठीक करना मुश्किल था, इसलिए प्रोफेसर अपनी बेटी सुजैन को रिचर्ड का पता लगाने के लिए बोलता है। सुजैन इस काम पर लग जाती है और उसे कुछ ही दिनों में रिचर्ड का पता चल जाता है। वह कहीं अपना चेहरा बदल कर रह रहा था। चूंकि उसके पास इलास्टिक पावर था, इसलिए वह अपना चेहरा कभी भी बदल सकता था। हमें रिचर्ड को दिखाया जाता है जो लगातार इसके क्योर को ढूंढ रहा है। वह अपनी एक सिंगल पर्सन टेलीपोर्ट मशीन बना रहा होता है ताकि वह फिर से वहां जा सके और इसका इलाज ढूंढ सके। लेकिन तभी वहां यूएस आर्मी के साथ बेन पहुंच जाता है। बेन रिचर्ड से काफ़ी गुस्सा भी होता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी इस हालत की वजह का कारण रिचर्ड ही है और वह इतने दिनों से भाग कर रह रहा था। अब यहाँ बेन और रिचर्ड के बीच एक फाइट होती है जिसमें बेन रिचर्ड को कैप्चर कर वापस ले जाता है। हम देखते हैं सुजैन रिचर्ड को कन्विंस करती है कि प्लीज़ एक बार फिर से टेलीपोर्ट मशीन बनाओ ताकि हम वहां जाकर इनका क्योर ढूंढ सके और फिर वे लोग एक नॉर्मल लाइफ जी। रिचर्ड उसके बाद से सहमत होता है और वह मशीन को ठीक कर देता है। हम देखते हैं कि एक टीम उस मशीन से फिर प्लेनेट जीरो पर पहुंचता है। वहाँ उन लोगों को विक्टर मिलता है जो जिंदा था। वे लोग उसे लेकर वापस अर्थ पर आ जाते हैं, लेकिन अब विक्टर पूरी तरह बदल चुका था। वह कहता है कि तुम लोगों ने पहले अपने ग्रह को तबाह किया और अब मेरी ग्रह को तबाह करना चाहते हो। दरअसल विक्टर अब प्लैनेट जीरो को ही अपना घर मानता है और कहता है कि मुझे इसी जगह ने जिंदा रखा, मुझे ताकत दी, शक्तियाँ दी। वह पृथ्वी को तबाह करने के मकसद से ही यहाँ आया था। वह सभी को मौत की घाट उतार देता है, यहाँ तक कि वह प्रोफेसर को भी नहीं छोड़ता। अब विक्टर उस मशीन से फिर प्लैनेट जीरो पे चला जाता है और उस मशीन का पावर बढ़ाकर इतना एनर्जी जनरेट करता है कि एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है जो पृथ्वी को हर एक चीज को निगल रहा था। अब विक्टर को रोकने के लिए ये चारों उसी हॉल की मदद से प्लैनेट जीरो पर पहुंचता है। ये सभी पहले एक एक करके विक्टर से लड़ता है, पर विक्टर सब पर भारी पड़ता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। अब चारों फैसला करते हैं कि वह एक टीम की तरह विक्टर से लड़ेगा और उसका मुकाबला करेगा, जिसमें पहले विक्टर रिचर्ड्स को उलझा कर उसका ध्यान अपनी ओर खींचता है। तभी सुजैन बेन को गायब करके विक्टर के पास ले जाता है और जैसे ही बेन विक्टर के पास पहुंचता है उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे विक्टर उसी एनर्जी पोर्टल में चला जाता है। और इससे पहले कि वह कुछ कर पाता है, जॉनी उस मशीन को बंद कर देता है और चारों फिर से उस मशीन से वापस पृथ्वी पर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि उन चारों और गवर्नमेंट के बीच एक डील होती है जहां यूएस गवर्नमेंट उन चारों को रहने के लिए एक नया बेस देती है जहां वे लोग अपने पावर्स का सही इस्तेमाल कर सके। वह चारों डिसाइड करते हैं कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग मानव जाति की भलाई के लिए करेंगे। अब उनका एक टीम था, वे लोग उस टीम का नाम देते हैं फैंटास्टिक फोर। दोस्तों, यही मूवी समाप्त हो जाती है।